Hello, students. Uh, Let us discuss about the test that we have taken yesterday. एग्रीकल्चर का टेस्ट था सिंपल और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बस हल्का सा थोड़ा सा लैंग्वेज थी वो ट्विस्ट कर दी गई थी। और ऐसे ही क्वेश्चन कुछ एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकते हैं, तो हमें उसके लिए प्रिपरेशन रखनी है। नहीं तो सिंपल क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे, रिसोर्सेज क्या हैं, टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैसे हैं, स्टॉक रिसोर्सेज क्या है, पोटेंशियल क्या है, एग्रीकल्चर के बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल आ सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इंटेंसिव फार्मिंग क्या है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, ये तो सभी कर लेंगे। लेकिन आजकल आपका पेपर इतना आसान नहीं, मतलब टफ नहीं कहूँगा, क्वेश्चन वही आएंगे आपके सिंपल, वही चीज़ पूछी जाएगी बुक से एनसीईआरटी की, लेकिन हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे उसको। इसमें भी हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश जो एक पुअर फार्मर था, हैज़ बीन परफॉर्मिंग आपका एग्रीकल्चर, 20 साल से आपका एग्रीकल्चर कर रहा है वो। ठीक है। 10th क्लास की गर्ल लड़की ने उसको बताया कि यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स आपका डैमेज कर सकता है आपकी सॉइल की फर्टिलिटी। ठीक है। अब उसने डिसाइड किया कि वो केवल सिंपल फार्मिंग करेगा, कोई भी फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करेगा। ज़्यादातर बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन जब तक आप उन्हें डेप्थ में नहीं पढ़ोगे कर नहीं पाओगे। इसका आंसर ज़्यादातर बच्चों ने दिया है इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग दिया है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक, अच्छा, इंटेंसिव फार्मिंग में बेसिकली होता क्या है आपका, आप प्रिमिटिव टूल्स यूज़ करते हो, पुराने टूल यूज़ करते हो। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्लैश एंड बर्न वाला। आप एक जगह आज मतलब अपना एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहे हो, कल को कहीं और चले जाओगे, जैसे कि हम स्लैश एंड बर्न में देख चुके हैं। आप प्रिमिटिव टूल यूज़ करोगे। इस क्वेश्चन में आपका कहीं भी प्रिमिटिव टूल्स के बारे में बात नहीं की गई। 20 साल से वो एक जगह खेती कर रहा था, अब ऐसा तो है नहीं वो फील्ड को छोड़ के कहीं और चला जाएगा। तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। और तो इंटेंसिव फार्मिंग इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, बिल्कुल भी आप फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं आप सोइल की फर्टिलिटी के ऊपर। तो मोस्टली बच्चों का ये आंसर गलत है, 2-3 बच्चों ने लेकिन ठीक कर दिया है। जैसे कि आपका, चलो मैं बाद में बताऊंगा, सुदीप ने किया है, प्रदीप ने किया है, नासिमा ने किया है, और फामिदा ने भी किया है शायद, निकिता, हाँ निकिता ने भी किया है। तो ये कुछ एक बच्चों का ही ठीक है। बाकी अब आपको आइडिया होगा कि ये पेपर किस तरह सेट किया गया था और इसके आंसर किस तरह आने, इतने आसान। अब आपको खुद ही पता है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंस पता है, लेकिन जब तक आप अपना दिमाग यूज़ नहीं करोगे ना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आंसर क्या देना है। ठीक है। चलो नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बाकी क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के क्या इल इफेक्ट क्या होंगे। ऑल दो ये बहुत सारे लोगों को आपका वो दे रहा है, फूड दे रहा है, लेकिन कुछ इल इफेक्ट है। इल इफेक्ट कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव इंप्लीकेशन ये हो सकती हैं कि धीरे धीरे जो ट्राइबल पीपल है उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो वो कोशिश करे, वो अपना एग्रीकल्चर तो अपग्रेड नहीं कर रहे, वो अब भी प्रिमिटिव टाइप की फार्मिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब भी स्लैशन बंद कर रहे हैं, तो उससे जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो आपका ओवर यूज़ होगा रिसोर्सेज का। ओवर यूज़ होगा रिसोर्सेज का, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब ओवर यूज़ होगा रिसोर्सेज का तो आपका डिफोरेस्टेशन होगा। ठीक है। फिर मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगा। ठीक है। चौथा पॉइंट, आपका जो धीरे धीरे जो सोइल की फर्टिलिटी है वो जाती रहेगी। एक और पॉइंट कि आप जब सिलेक्शन बंद करोगे तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपका जो आसपास के जो फॉरेस्ट हैं उनमें आग लगने के चांसेस हैं। और इसके बाद आपका ये इस तरह की फार्मिंग आपका इतना प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाती कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन है उसको फीड कर सके। तो ये आप कुछ एक पॉइंट इसमें लिख सकते थे। उसके बाद है आपका, बच्चों को इसमें भी काफ़ी दिक्कत आई, ग्रीन रेवोल्यूशन, बून एंड बेन। बून का मतलब है आपका वरदान, बेन का मतलब है अभिशाप। बून का मतलब है आपके क्या क्या फ़ायदे हैं और बेन का मतलब है क्या क्या नुकसान है। सिंपल सी बात है, सब बड़ी बच्चों ने लिख दिया है इसको, लेकिन बून लिखा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, फर्टिलाइजर से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, और मॉडर्न इक्विपमेंट से आप बहुत जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए आसान हो गया है। बेन क्या है, बेन नहीं लिखे बहुत सारे बच्चों ने, इसके इस वजह से उनको आधे मार्क्स मिले हैं केवल इस क्वेश्चन के लिए। बेन में यही लिखना है, और यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स आपका डैमेज कर रहा है सोइल को। ठीक है। और जब आप एक ही टाइप के फर्टिलाइजर्स और एक ही टाइप की क्रॉप ग्रो कर रहे हैं एक ही सेम फील्ड के ऊपर, तो सोइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर रही है। वाटर
रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है, और पेस्टिसाइड्स और केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो क्रॉप हो रही है वो भी पॉइजनस हो रही है, और मतलब ये ओवर द ईयर्स काफ़ी मतलब इल इफेक्ट देगी हमारी पॉपुलेशन के लिए। तो ये कुछ एक पॉइंट थे, ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड। ये मैंने बता दिया था आपको, गो हैंड इन का हैंड का मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। अब सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर क्या करेगा, एग्रीकल्चर आपका रॉ मटेरियल देगा इंडस्ट्री को। लाइक क्या, आपको दो पार्ट में लिखना था ये, पहले लिखना था एग्रीकल्चर कैसे इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, और दूसरे पार्ट में तो क्वेश्चन लिखने का भी एक तरीका होता है। इसमें सिंपल लिखा हुआ है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कैसे एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या करना था, पहले एग्रीकल्चर का बताना था। एग्रीकल्चर क्या करता है, आपका इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देता है, ठीक है। अब वो उसका उसका प्रोसेसिंग करके आपका पॉपुलेशन तक पहुंचती है। तो इस तरह जो पॉपुलेशन की डिमांड पूरी हो रही है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। अब इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को कैसे सपोर्ट कर रहा है, लाइक एग्रो इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज होती हैं, लाइक ट्रैक्टर जो एग्रीकल्चर यूज़ कर रहा है, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स, वाटर रिसोर्सेज, पाइप एक्सेट्रा, जितना भी इक्विपमेंट आप एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं वो इंडस्ट्री तो बना के दे रहे हैं ना। तो इस तरह एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गो हैंड इन हैंड, ठीक है। इस तरह स्टेटमेंट आ सकती है आपकी। उसके बाद हाँ, रानी को कन्फ्यूजन है, जो 9th क्लास की एक लड़की है, कि जो आपका वीट ग्रोइंग एरिया है वो आपका हरियाणा, पंजाब या नॉर्दर्न इंडिया में क्यों है बेसिकली। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों ने ठीक ही लिखा है कि एक तो यहाँ की जो सोइल है वो बहुत फर्टाइल है, एलुवियल आपके डिपॉजिट मिलते हैं ओवर पूरे जो नॉर्दर्न इंडिया है उसके अंदर। दूसरी बात, जो टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और तीसरा पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेडिटेरियन सी से जो आपका वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस विंटर में होती है नॉर्दर्न इंडिया में, वो केवल नॉर्दर्न इंडिया में ही हो पा रही है, क्योंकि हल्का सा सर्दियों में मॉइस्चर चाहिए वीट को ग्रो करने के लिए। तो ये 3-4 पॉइंट आप इसमें बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते थे, तो ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद वही है आपका राइस ग्रोइंग रीजन, क्यों आपका जो कोस्टल रीजन्स हैं, जैसे लाइक इसका है ये आपका, यहाँ पे क्यों आपके राइस ग्रोइंग रीजन ज़्यादा क्यों है। ऑब्वियस सी बात है, राइस को ग्रो करने के लिए बहुत हाई प्रेसिपिटेशन चाहिए। जहाँ आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे वहीं आपका राइस ग्रोइंग रीजन होगा, बहुत हाई रेनफॉल चाहिए। और आपका जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ आपका राइस ग्रोइंग रीजन इस वजह से ही है, क्योंकि बहुत ईजिली आपको भाई राइस को ग्रो करने के लिए हाई मानसून चाहिए। मानसून कहाँ ज़्यादा आ रहा है, आपका कोस्टल रीजन पर आ रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, बिना किसी इरिगेशन फैसिलिटी के केवल मानसून के ऊपर डिपेंड रहते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, राइस ग्रो कर सकते हैं कोस्टल रीजन्स में। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर किसी ने नहीं दिया कि भाई वीट सभी जगह क्यों नहीं ग्रो हो रहा है, राइस सभी जगह क्यों नहीं ग्रो हो रहा है। बच्चों ने इतना तो लिख दिया कि हाँ, जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जो वेदर फेनोमेना, जो सोइल की फर्टिलिटी है वो सब जगह अलग अलग है। तो क्या होगा इससे कि डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स हैं वो हर जगह नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्हें सूटेबल कंडीशन हर जगह नहीं मिल पा रही। इसका आंसर न्यू टेक्नोलॉजी किस तरह की यूज़ करेंगे आप। बच्चों ने मॉडर्न इक्विपमेंट्स लिखा है, इसके अंदर फर्टिलाइजर्स केमिकल लिखा है, ये हो सकते हैं, लेकिन इसका 100% जो आंसर होना चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी में वो होना चाहिए आपका टिश्यू कल्चर और आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैंने आपको समझाया था जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते ये हैं कि अगर कोई प्लांट आपका सुटेबल नहीं है ग्रो करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपका वीट आसाम में ग्रो नहीं कर पा रहा, तो हम उस वीट के क्रॉप की या प्लांट की इस तरह जीन मॉडिफाई करेंगे ताकि वो आसाम के क्लाइमेट और वहाँ के टेम्परेचर या जो सॉइल फर्टिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर सके। तो न्यू टेक्नोलॉजी इसमें होगी जीन टेक्नोलॉजी। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर सभी ने दे दिया था। रमेश एक पुअर फार्मर है जो अपना लोन लेना चाह रहा है ज़मींदार से। हम देखते हैं इल इफेक्ट तो क्या थे जमींदारी सिस्टम के, कि उसमें जो किसान था आपका ज़मींदार के चंगुल में फंसता चला जाता था और एक टाइम पे उसे अपनी ज़मीन ही बेच देनी पड़ती थी। इसका आंसर सबने ठीक लिखा है। और क्या कहते हैं उसको, भाई आपने ग्रामीण बैंक बनाए हैं, आपके केसीसी कार्ड हैं, एआईपीएस सिस्टम है, ये सब पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये टेस्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। और जिनको नहीं क्लियर हुआ, और उन बच्चों के सबके अच्छे आंसर हैं जिन्होंने ये असाइनमेंट के तौर पे पहले कर चुके हैं, क्योंकि जब वो पहले कर चुके हैं और टेस्ट वही आएगा, ऑब्वियस सी बात है उनके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा इस तरह क्वेश्चन करने की कोशिश करें।